बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स। इंटीग्रेटेड फंक्शन का ये मतलब है कि शोल्डर कम्प्लेक्स में जो है डिफरेंट जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह हमने उनकी बात की है एसी जॉइंट, वीनोह्यूमरल जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। तो सारे जॉइंट्स जो है वो मिलके जो है शोल्डर जॉइंट को एक रेंज ऑफ मोशन देते हैं। शोल्डर कम्प्लेक्स का जो रेंज होता है ना वो सिर्फ यूनिह्यूमरल जॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उसमें स्कैपुला इन्वॉल्व होता है। और स्कैपुला जो है वो थ्रू एसी जॉइंट या एसी जॉइंट जो है वो मूव होता है, और इस वजह से हमारे शोल्डर को जो है एक हायर रेंज जो है वो एक ग्रेट रेंज जो है वो अवेलेबल होती है। सही है। अच्छा। तो ये सारे जॉइंट्स जो है ये एक साथ काम क्यों करते हैं? इसलिए ज़्यादा काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं क्योंकि इनका जो मोशन होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन द जॉइंट्स। मतलब कुछ फंक्शन जो है, कुछ रेंज जो है वो हमें अवेलेबल होती है थ्रू जीएच जॉइंट। बाकी जो रेंज होती है वो हमें एसी जॉइंट या एसी जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अगर सिर्फ जीएच जॉइंट मूव होता सो हमें जो है ज़्यादा रेंज प्रोवाइड ना होती। और अगर एक ही जॉइंट, अगर जीएच जो है वो हमें उतना ही रेंज प्रोवाइड करना है जितना ये कम्प्लेक्स प्रोवाइड करे, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती। सही है। अच्छा। दूसरा जो है मेंटेन्स द ग्लिनोइड फोसा एंड ऑप्टिमल पोजीशन। ग्लिनोइड फोसा जो है वो एक ऑप्टिमल पोजीशन में, उसको एक ऑप्टिमल पोजीशन देता है। मतलब ये है कि जब हम ह्यूमरस को मूव करते हैं ना, तो हमारा ग्लिनोइड फोसा भी उसी तरह मूव करता है। अगर ग्लिनोइड फोसा मूव ना करता और सिर्फ ह्यूमरस मूव करता, तो फिर जो है इनकी कंग्रुएंसी खराब हो जाती। सही है। कंग्रुएंसी का मतलब है कि एक शोल्डर की जॉइंट की इंटेग्रिटी खराब हो जाती और उसमें डिस्लोकेशन के चांसेस ज्यादा होते, या फिर उसमें शेयर फोर्सेस, मतलब एक दूसरे के साथ रबिंग की जो फोर्सेस होती है ना, तो वो ज्यादा होती। सही है। इस वजह से जो बाकी जॉइंट्स होते हैं ऐसी और ऐसी जॉइंट वो इसलिए मूव करते हैं ताकि ग्लिनोइड की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही रहे, कॉन्ग्रुएंट रहे विद द ह्यूमरस। अच्छा। परमिट्स मसल एक्टिंग ऑन द ह्यूमरस। अच्छा। थर्ड जो पॉइंट है ना कि मसल को ये परमिट करते हैं कि उनकी एक गुड जो है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप रहे। लेंथ टेंशन का मतलब ये है कि कितनी लेंथ है, लेंथ से जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ना, लेंथ और टेंशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर ये मसल जो है, अगर ये बाकी जो जॉइंट्स है वो मूव ना करते, तो कुछ हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते कि उससे आगे वो और कॉन्ट्रैक्शन की उनकी कैपेबिलिटी ना होती। सही है। उनमें एक्टिव इनसफिशिएंसी पैदा हो जाती। इस वजह से जो हमारा जो स्कैपुला है वो भी मूव करता है ताकि बाकी जो मसल है उनकी लेंथ जो है वो सही रहे, वो अच्छी तरह से टेंशन प्रोड्यूस करते। सही है। उनमें कोई एक्टिव इनसफिशिएंसी प्रोड्यूस ना हो। सही है। अच्छा जी। ओके। इंटीग्रेटेड फंक्शन जो है वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि कौन सी मूवमेंट किस जॉइंट पे होती है। ये जो है एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन है। एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन का मतलब ये है अगर जो है स्केपुला एंटीरोमीडियली जाता है ना, ये जो है उसकी इंटरनल रोटेशन होती है। लेकिन अगर स्केपुला पोस्टीरियर लैटरली आता है, ये उसकी एक्सटर्नल रोटेशन है। सही है। अच्छा। ये मूवमेंट जो है ये एसी जॉइंट पे होती है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये ब्लैक डॉट ये शो कर रहा है, ये एसी जॉइंट को शो कर रहा है। सही है? फिर जो है डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रोटेशन है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रोटेशन ये होती है कि जब ग्लिनोइड फोसा को अगर आप देखें ना, अगर वो सुपीरियरली जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपवर्ड रोटेशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है, और इंफीरियर एंगल को आप देखें ना, तो इंफीरियर एंगल अगर सुपीरियरली जा रहा है इसका मतलब है कि अपवर्ड रोटेशन। जब ये वापस अपनी जगह पे आते हैं तो दिस इज द डाउनवर्ड रोटेशन। सही है। यहाँ पे देखिए लेटरल व्यू में पोस्टीरियर एंटीरियर टिल्टिंग क्या होती है। सो एंटीरियर टिल्टिंग ये होती है कि एक्रोमियन का जो एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है ना, यहाँ पे आप देखें। एक्रोमियन प्रोसेस अगर आगे की तरफ आ रहे हैं ना, दिस इज इंटीरियर टिल्टिंग। और अगर एक्रोमियन प्रोसेस जो है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, दिस इज पोस्टीरियर टिल्टिंग। सही है। अगर पोस्टीरियर टिल्टिंग में एक्रोमियन पीछे जा रहा है, इंफीरियर एंगल आगे की तरफ आ रहे हैं। सही है। और इंफीरियर एंगल जब पीछे जाता है, एक्रोमियन आगे आता है, दिस इज इंटीरियर टिल्टिंग। ये मूवमेंट्स जो है ये हमारे एसी जॉइंट पे होती है। अब यहाँ पे देखिए कि स्केपुला की एलिवेशन डिप्रेशन क्या होती है, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन क्या होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड रोटेशन। एलिवेशन डिप्रेशन ये होती है कि जब हम शोल्डर को श्रग करते हैं ना, उसके एलिवेशन कहते हैं। स्केपुला जब ऊपर की तरफ होता है, जब नीचे की तरफ आता है, दिस इज डाउन डिप्रेशन। अच्छा। स्केपुला जो हमारे दोनों होते हैं ना वो हमारे थोरेसिक केज पे जब इंटीरियरली आते हैं, दिस इज प्रोट्रैक्शन। और जब ये वापस अपनी जगह पे आते हैं, मिड लाइन पे आते हैं टूवर्ड्स द मिड लाइन, फिर ये जो है रिट्रैक्शन होती है।
अच्छा, ये जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन जिसकी हमने यहाँ पे बात की, सही है। अच्छा, इससे आगे जो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे कौन सी मोशंस होती है? सो दैट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन इज अप टू 48 डिग्री, डिप्रेशन लेस देन 15 डिग्री। ये जो है क्लेविकल की मूवमेंट्स होती है। दिस इज एलिवेशन, ये वाला जो है, और ये जो है डिप्रेशन है। यहाँ पे आप देखिए, सो दिस इज पोस्टीरियर रोटेशन एंड एंटीरियर रोटेशन। पोस्टीरियर रोटेशन जो है एज मच एज 50 है, एंटीरियर रोटेशन बहुत कम है, लेस देन 10। एंटीरियर रोटेशन असल में पोस्टीरियर रोटेशन जब वापस क्लेविकल अपनी जगह पे आता है, उसको हम एंटीरियर रोटेशन कहते हैं। और प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन है। प्रोट्रैक्शन में क्लेविकल आगे की तरफ जाता है, रिट्रैक्शन में क्लेविकल जो है ये पीछे की तरफ आ जाता है, सही है। सो क्लेविकल की जितनी मूवमेंट्स है वो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे होती है, सही है। ये सारी मूवमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जा रही हूँ सिर्फ रिकॉल करने के लिए। सो एलिवेशन डिप्रेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर रोटेशन एंड प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, ये एसी जॉइंट की मूवमेंट्स है। बाकी जो है दैट आर एसी जॉइंट मूवमेंट्स। स्केपुलोथोरैसिक एंड जीएच कंट्रीब्यूशन। अब एलिवेशन में हमारा जो स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट होता है वो हमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट या कितने डिग्रीज जो है वो उस पे मोशन होती है, बाकी जो है वो जीएच जॉइंट पे होती है। तो स्केपुला जो है वो अबाउट 60 डिग्री जो है वो एलिवेट होता है या अपवर्डली रोटेट होता है ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। सो 50 टू 60 डिग्री जो अपवर्ड रोटेशन होती है ना, जब हम हैंड को एलिवेट करते हैं, तो उसमें पूरा अगर हम देखें तो पूरी रेंज जो है दैट इज 180 डिग्री, लेकिन उसमें जो 60 डिग्री है वो हमें स्केपुलोथोरैसिक मोशन से प्रोवाइड होता है, इसलिए अगर किसी बंदे में अगर ह्यूमरस जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाए, बिल्कुल इमोबाइल हो जाए, तो फिर अगर वो एलिवेट करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ उसका स्केपुला मूव होगा, और वो स्केपुलर मूवमेंट जो है वो उसको 60 डिग्री ऑफ एलिवेशन प्रोवाइड करेगी, सही है। बाकी जो 120 की रेंज है वो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफ कोर्स ह्यूमर जो है वो इमोबाइल नहीं होता नॉर्मल बंदों में। सो ह्यूमर जब मूव करता है तो वो हमें 120 डिग्री की एलिवेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, सही है। सो टोटल कितनी हो जाती है 120 प्लस 60, सो दैट इज 180 डिग्री। सो मैक्सिमम रेंज ऑफ एलिवेशन इज 150 टू 180 डिग्री, सही है। जिसमें से 60 डिग्री कंट्रीब्यूशन स्केपुलोथोरैसिक जॉइंट की होती है, बाकी जो 120 की कंट्रीब्यूशन है वो हमारे ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट की होती है, सही है। अच्छा, तो अगर हम इस कंट्रीब्यूशन को देखें ना, तो ये जो है वो हमें 2 रेशो प्रोवाइड कर रहा है, 2 डिग्री, और स्केपुला जो है वो हमें 1 रेशो की मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो स्केपुला जो है दैट इज 60 और ये जो है 120 है, सो ये जो है 2:1 बन जाता है ऑफ द जीएच टू स्केपुलोथोरैसिक मोशन, और इस रिदम को जो है हम स्केपुलोह्यूमरल रिदम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जीएच जॉइंट 10 डिग्रीज सॉरी 20 डिग्रीज मूव कर रहा है, तो स्केपुला जो है वो 10 डिग्रीज मूव करेगा, सही है। तो अगर ये जॉइंट 120 डिग्री मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्केपुला जो है वो 60 डिग्री मूव करेगा, सही है। और इस रिदम को हम क्या कहते हैं? स्केपुलो ह्यूमरल रिदम। लेकिन जब हम एलिवेशन करते हैं ना, तो एलिवेशन में सिर्फ हमारा ह्यूमरस जो है वो एलिवेट नहीं होता, मतलब एबडक्ट या फ्लेक्शन में नहीं जाता, बल्कि उसके साथ साथ ह्यूमरस जो है वो लेटरली रोटेट भी होता है। और फ्लेक्शन में है, जो स्पेसिफिकली है फ्लेक्शन में, उसमें 51 डिग्री ऑफ लेटरल रोटेशन होती है। जब भी हम अपने हैंड को फ्लेक्स करते हैं ना, तो उसमें खुद ब खुद 51 डिग्री की लेटरल रोटेशन जरूर होती है ऑन द ह्यूमरस, सही है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि जब हम इनिशियल 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और इनिशियल 30 डिग्री ऑफ एबडक्शन ऑफ ह्यूमरस एंड इनकंसिस्टेंट अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्केपुलर मोशन अकर। जब हम फ्लेक्शन करते हैं ना, 60 डिग्री की जब हम फ्लेक्शन करते हैं या 30 डिग्री की जब हम एबडक्शन करते हैं ना, जो बिल्कुल इनिशियल एबडक्शन या इनिशियल फ्लेक्शन जो होती है, तो उसमें मूवमेंट्स जो है ये इनकंसिस्टेंट होती है स्केपुला एंड ह्यूमरस पे। मतलब ये नहीं होता कि जितना स्केपुला मूव करे उतना ह्यूमरस भी मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि स्केपुला जो है, जब हम 30 डिग्री की फ्लेक्शन सॉरी एबडक्शन करते हैं या 60 डिग्री की फ्लेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्केपुला बिल्कुल फिक्स्ड होता है, सही है। और उसको कहते हैं सिटिंग फेस ऑफ स्केपुला, क्योंकि स्केपुला जो है वो उस टाइम पे बिल्कुल मूव नहीं करता। जब हम 30 डिग्री एबडक्शन को क्रॉस कर लेते हैं ना, मतलब जैसे हम 35 40 पे जाते हैं, तो फिर हमारा स्केपुला जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है। या अगर हम फ्लेक्शन 60 डिग्री से इंक्रीज करते हैं, तो तब जो हमारा स्केपुला है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, सही है। यहाँ पे आप देखिए ना, हमने इस डायग्राम में जो है शो किया गया है कि 30 डिग्री एबडक्शन हुई है। यहाँ पे आप देखिए ह्यूमरस को 30 डिग्री एबडक्ट हुआ है, लेकिन स्केपुला जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स्ड है, सही है। अब यहाँ पे देखिए 30 के बाद 60 डिग्री फर्दर जो एबडक्शन हुआ है, उसमें स्केपुला जो है वो भी रोटेट हुआ है, सही है।
ये 2:1 जो है ये तब स्टार्ट होगा जब ह्यूमरस ने ऑलरेडी 30 डिग्री एबडक्शन की हो या फिर ह्यूमरस ने ऑलरेडी 60 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन की हो, तब जो है 2:1 पे स्केपुला और ह्यूमरस के बीच में मूवमेंट होगी। सही है। अच्छा, and this early phase motion occur primarily at the GH joint से। so 30 डिग्री abduction and 60 डिग्री flexion में मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है। सही है। और उस वक्त स्केपुला बिल्कुल स्टेबलाइज होता है और उसको कहते हैं सेटिंग फेज। अच्छा, स्केपुलो ह्यूमरल रिदम कुछ स्टडीज में ये जो है इस रेशो में थोड़ी सी वेरिएशन शो की गई है कि ये जो है 1.25 to 1 रेशो है। कुछ स्टडी कहते हैं कि नहीं, ये जो है 2.69 to 1 रेशो है। सही है। तो ये जो है रेंज है थोड़ा सा कि मतलब 1.25 तक भी हो सकता है, 2.69 तक इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज है दैट इज 2:1। सही है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि स्केपुला और ह्यूमरस के बीच में जो रेशो है मोशन दैट इज 2:1। अच्छा अच्छा अच्छा। The scapula contributes to elevation of arm not only by upwardly rotating on the thorax but also through other scapulothoracic motion। अच्छा, हमने ये बात तो की कि स्कैपुला जो है वो अपवर्डली रोटेट होता है। पिछले स्लाइड में हमने ये बात यहाँ पे देखी। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है स्कैपुला अपवर्डली रोटेट होता है 2:1 के साथ जो हमने बात की। लेकिन स्कैपुला जो है वो सिर्फ अपवर्डली रोटेट नहीं होता ऑन द थोरैक्स, बल्कि ये जो है और भी इस पे स्कैपुलर मूवमेंट्स होती है। वो स्केपुलर मूवमेंट्स क्या क्या होती है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट स्टडी डिफरेंट शो करती है। कुछ स्टडी कहते हैं कि नहीं इतना रेंज होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं इतना रेंज, लेकिन जनरल पैटर्न जो होता है वो सबका सेम ही है कि स्केपुला पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। उसका जो जनरल पैटर्न है वो सेम ही है कि मतलब अपवर्डली रोटेट भी होगा, पोस्टीरियरली टिल्ट भी होगा। सो जब हम अपने हैंड को एलिवेट करते हैं तो अपवर्ड रोटेशन तो होती है, वो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ ली, लेकिन उसके साथ साथ स्केपुला पोस्टीरियरली टिल्ट्स ऑन द थोरैक्स। स्केपुला जो है वो पोस्टीरियरली टिल्टिंग भी करता है एलिवेशन के दौरान, चाहे वो एलिवेशन हम फ्लेक्शन में कर रहे हो, चाहे वो एलिवेशन हम स्कैप्शन में कर रहे हो, या फिर चाहे वो एलिवेशन जो है हम एबडक्शन में कर रहे हो। लेकिन जब हम हैंड को एलिवेट करते हैं तो हमारा स्केपुला जो है वो पोस्टीरियरली टिल्ट जरूर करता है ऑन द थोरैक्स। पोस्टीरियर टिल्टिंग क्या होती है? पोस्टीरियर टिल्टिंग ये होती है कि जब हमारा एक्रोमियन जो है वो पोस्टीरियरली आता है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला जो है वो थोड़ा सा इंटीरियरली आता है। सी, इसको कहते हैं पोस्टीरियर टिल्टिंग। सो जब हम एलिवेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अबाउट 20 to 30 डिग्री जो है पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है। ये पोस्टीरियर टिल्टिंग क्यों होती है? क्योंकि ये मिनिमाइज करता है रिडक्शन एंड द एक्सोबैक्रोमियल स्पेस एज द ह्यूमरल एलिवेट्स। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि सबैक्रोमियल स्पेस में इम्पिंजमेंट हो सकती है जब हम ह्यूमरस को एलिवेट करते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे जो है स्केपुला पोस्टीरियर टिल्टेड नहीं है बल्कि एंटीरियरली टिल्टेड है। सो एक्रोमियन और ह्यूमरस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो रब होते हैं, और इस वजह से जो सबैक्रोमियल स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सही है। सबैक्रोमियल स्पेस जब खत्म होगा तो उसकी वजह से इम्पिंजमेंट होगी। सही है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारा स्केपुला जो है वो पोस्टीरियरली मूव करता है, उसके साथ साथ एक्रोमियन भी पोस्टीरियरली आता है। तो इस वजह से ह्यूमरस और एक्रोमियन के बीच में स्पेस, थोड़ी सी स्पेस जो है वो रह जाती है। तो सबैक्रोमियल स्पेस में जो है थोड़ी बहुत स्पेस रह जाती है और इस वजह से इम्पिंजमेंट नहीं होता। सही है। सो पोस्टीरियर टिल्टिंग का जो है ये उसका एक गुड पॉइंट है कि पोस्टीरियर टिल्टिंग क्यों होती है। ओके, सो नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारे स्केपुला पे होती है, एक तो हमने पढ़ लिया कि वो जो है पोस्टीरियर टिल्ट होता है स्केपुला, दूसरा हमने पढ़ लिया कि अपवर्ड रोटेशन होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? सो थर्ड पॉइंट ये है कि उसमें इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन होती है। सो इंटरनल एक्सटेंशन सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जो है ये काफ़ी वेरिएबल है विद इन सब्जेक्ट एंड बिटवीन सब्जेक्ट। मतलब एक ही बंदे में भी ये वेरिएबल होता है और एक बंदे से दूसरे बंदे में भी ये वेरिएबल होता है। सही है। लेकिन जनरली जो है सब में ड्यूरिंग एंड रेंज ऑफ एलिवेशन एक्सटर्नल रोटेशन होती है। सही है। यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में, तो आप लोगों को एक्सटर्नल रोटेशन थोड़ी सी रिकॉल हो जाएगी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन क्या होती है। सही है। सो एंड रेंज में एलिवेशन में एक्सटर्नल रोटेशन होती है, लेकिन फ्लेक्शन की जो अर्ली रेंजेस है ना उसमें थोड़ी बहुत जो है इंटरनल रोटेशन होती है। सही है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा वेरिएबल है, लेकिन मेनली जो है इसमें एक्सटर्नल रोटेशन होती है। अच्छा, इंटरनल रोटेशन को जो है हमें प्रिवेंट करना है, उसको प्रिवेंट हमने नहीं करना बल्कि वो जो है ग्लूकोह्यूमरल मैकेनिक्स के थ्रू जो है वो इंटरनल रोटेशन की प्रिवेंशन होती है। और प्रिवेंशन इसलिए होती है ताकि हमारा स्कैपुला जो है वो यहाँ थोरेसिक केज पे बिल्कुल स्टिक हो, मतलब उससे जो है उससे थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस ना आए। जब भी अगर इंटरनल रोटेशन ज्यादा होगी तो आप यहाँ पे देखें कि स्कैपुला के साथ क्या होगा,
स्केपुला जो है वो बिल्कुल थोरैक्स से जो है वो सेपरेट सा नजर आएगा, सही है। और इसको हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला। सो इस वजह से इंटरनल रोटेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्केपुला पे, एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा होनी चाहिए, सही है। अच्छा, prevention of excess and internal rotation of the scapula is important for keeping the scapula, particularly the medial border, in contact with the thorax. सही है। thorax के साथ इसको contact रखने के लिए हमें जो है external rotation की जरूरत होती है, ना कि internal rotation की। तो internal rotation की prevention जरूरी है। अब सही है। अच्छा, 25 डिग्री जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन होती है ड्यूरिंग एबडक्शन, और ये रोटेशन जो है ज्यादातर मोर देन 98 डिग्री ऑफ मोशन में ये 25 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन होती है। अगर इन स्ट्रक्चर में कोई भी लिमिटेशन आती है या मसल में कोई भी इनएबिलिटी आती है, तो एक्सटर्नल रोटेशन, पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड अपवर्ड रोटेशन की बजाय फिर क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगी, इंटीरियर टिल्टिंग होगी एंड डाउनवर्ड रोटेशन होगी। मतलब सारा सीक्वेंस जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, और इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है हमारे जीएच की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर स्केपुला की इंटरनल रोटेशन ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केपुला जो है वो विंग हो जाएगी, सही है। विंगिंग की जो है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे ज्यादा। ओके, सो स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट के लिए जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है एसी एंड एससी जॉइंट की, क्योंकि स्कैपुलोथोरैसिक जो है वो हम लोग को पता है कि जो वो एक फंक्शनल जॉइंट है, वो एक ट्रू जॉइंट नहीं है। सो स्कैपुला जो है वो अराउंड सम ट्रू जॉइंट जो है वो मूव करता है, दैट इज एससी एंड एसी जॉइंट, ठीक है। सो ड्यूरिंग एलिवेशन जो है क्या होता है कि स्कैपुलोथोरैसिक अपवर्ड रोटेशन के दौरान, मतलब एलिवेशन ना, स्कैपुलोथोरैसिक पे अपवर्ड रोटेशन होती है ना ड्यूरिंग एलिवेशन, सो वो एलिवेशन जो है उसमें कंट्रीब्यूशन एससी जॉइंट की भी होती है और एसी जॉइंट की भी होती है, सही है। एसी जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है ड्यूरिंग एलिवेशन, तो एसी जॉइंट पे जो क्लेविकल होता है वो पोस्टीरियरली रोटेट करता है, सही है। और इसके साथ साथ क्लेविकल जो है वो हमारा एलिवेट होता है, सही है। सो एलिवेशन एंड पोस्टीरियर रोटेशन हमारे एससी जॉइंट पे होती है ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ ह्यूमरस, ड्यूरिंग एलिवेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, सही है। मतलब फ्लेक्शन और एबडक्शन के दौरान जो है हमारे एससी जॉइंट पे दो मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज पोस्टीरियर रोटेशन एंड एलिवेशन ऑफ एससी जॉइंट, सही है। अच्छा, ये मूवमेंट जो है ये अराउंड एन ओब्लिक एक्सिस होती है। ये एक्सिस आप देखें, so, ओब्लिक है ना, इस एक्सिस के अराउंड जो है ये मूवमेंट होती है, और ये एक्सिस कहाँ से पास होता है, ये एक्सिस यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट से, यहाँ पे जो कोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट होता है ना, सॉरी लिगामेंट होता है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट से ये पास होते हैं ये एक्सिस, और फिर जाके ये पास होता है जो हमारा स्केपुला का जो स्पाइन होता है ना, ये इस स्पाइन का बिल्कुल जो रूट होता है ना, उससे ये ऑब्लिक एक्सिस जो है ये पास होता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लें, दिस स्केपुलर अपवर्ड रोटेशन अकर्स अराउंड एन ऑब्लिक एपी एक्सिस पासिंग थ्रू द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट and projecting backward to the root of the scapular spine. See? यहाँ स्केपुलर स्पाइन के रूट से बिल्कुल ये ऑब्लिक एक्सिस पास होता है। अच्छा, जैसे जैसे हम एलिवेट करते जाते हैं ना, तो स्टार्ट में ये एक्सिस कहाँ पे था, एससी जॉइंट पे था, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल एससी जॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एलिवेशन करते हैं, तो ये एक्सिस जो है ये थोड़ा सा लेटरली मूव करता है, इसलिए क्योंकि स्केपुला जो है वो रोटेट कर रहा होता है, सही है ना। ये डॉट्स आप देखें, तो ये जो है इस एक्सिस को शो करते हैं, और फाइनली ये एक्सिस जो है बिल्कुल पहुंच जाता है हमारी एसी जॉइंट पे, सही है। तो स्टार्ट में जो है मूवमेंट्स कहाँ पे होती है, एसी जॉइंट में, और फिर जो है बाद में एसी जॉइंट पे होती है। सो एज एलिवेशन ऑफ द आर्म प्रोग्रेसेस, shifts this oblique axis shifts laterally, reaching the AC joint. Scapulothoracic motion can occur only through a combination of motion at the AC and AC joint. अच्छा, the axis is near the root of the scapular spine. अगर axis जो है वो बिल्कुल scapular spine के रूट में है, तो फिर ज्यादातर मूवमेंट कौन करेगा, एसी जॉइंट। अगर एक्सिस जो है वो बिल्कुल हमारे एसी जॉइंट पे है, बिल्कुल लैटरली है, तो फिर ज्यादातर मूवमेंट जो है वो हमारे एसी जॉइंट पे होती है, सही है। लेकिन अगर ये एक्सिस जो है ये हमारे इंटरमीडिएट पोजीशन में है, मतलब फोर्थ वाले एंड फर्स्ट वाले के बीच में है, सेकेंड या थर्ड पे है, तो फिर जो है 50-50 मूवमेंट होती है एसी जॉइंट पे और एसी जॉइंट पे, सही है। फिर दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम होती है, सही है। ये मैं इसलिए रीड करवा रही हूँ क्योंकि ये कुछ इसमें बातें, इसलिए कुछ सेंटेंसेस जो कि समझने बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रीड भी करवा रही हूँ।
सो जैसे हमने बात की कि ड्यूरिंग एलिवेशन स्कैपुला पे तीन मूवमेंट्स होती है, पोस्टीरियर टिल्टिंग, अपवर्ड रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सो अपवर्ड रोटेशन में एसी एंड एसी जॉइंट की क्या कंट्रीब्यूशन होती है? सी सो अपवर्ड रोटेशन में जो है एससी एंड एसी की जो है 50-50 कंट्रीब्यूशन होती है। 50% काम जो है वो हमारा स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट करता है, बाकी 50% काम जो है वो हमारा एसी जॉइंट करता है। सही है। सो एसी जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है? दैट इज एलिवेशन। और एसी जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है? दैट इज अपवर्ड रोटेशन। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्कैपुला होता है वो अपवर्डली रोटेट होता है। सही है। अच्छा, सो स्टेनोक्लेविकुलर एलिवेशन जो है उसकी वो हम 10 डिग्रीज की होती है ड्यूरिंग एलिवेशन, लेकिन उसमें सिर्फ 3 डिग्री जो है वो हमें मदद देता है एंड स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन। बाकी जो 6 डिग्री है ना वो स्कैपुला को हेल्प करता है, लेकिन किसी और मोमेंट में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सही है। सो अपवर्ड रोटेशन में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है? एससी पे एलिवेशन होती है और एसी पे अपवर्ड रोटेशन होती है। सही है। एलिवेशन की डिग्री कितनी है? टोटल जो है दैट इज 10 डिग्री, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 डिग्री जो है वो हमें अपवर्ड रोटेशन में हेल्प करता है। सही है। बाकी जो है वो कहाँ पे हेल्प करता है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एलिवेशन में हमने पढ़ा कि एसी जो है वो अपवर्ड रोटेशन करता है, लेकिन एसी पे जो है कौन सी मूवमेंट होती है? अपवर्ड रोटेशन होती है। सो अपवर्ड रोटेशन में जो है एसी की कितनी डिग्रीज होती है? दैट इज 15 to 20 डिग्री ऑफ एसी अपवर्ड रोटेशन। सही है। अच्छा, posterior rotation of clavicle may be anywhere from 30 to 50 degree, contributing to 20 or more to the scapular thoracic upward rotation. So elevation, scapular elevation के साथ साथ स्केपुलर की posterior rotation जो है, जो कि 30 to 50 डिग्री कंप्लीट होता है ना, फुल रेंज जो है उसका 30 to 50 डिग्री है, लेकिन उसमें सिर्फ 20 डिग्री जो है वो हमें स्केपुलर की अपवर्ड रोटेशन में हेल्प करता है। सही है। Subsequently, AC and SC joint rotation work cumulatively to produce overall scapular upward rotation on the thorax during arm elevation. सही है। सो अपवर्ड रोटेशन में हाफ काम जो है वो AC ज्वाइन करता है, हाफ जो है वो SC ज्वाइन करता है। SC ज्वाइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है? पोस्टीरियर रोटेशन एंड एलिवेशन। और AC पे कौन सी मूवमेंट होती है? दैट इज अपवर्ड रोटेशन। सही है। ऐसी में एलिवेशन की कितनी रेंज है? दैट इज 10 डिग्री कंप्लीट है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 डिग्री यूज होता है। और पोस्टीरियर रोटेशन जो है दैट इज 30 टू 50 डिग्री, लेकिन उसमें 20% यूज होता है इन अपवर्ड रोटेशन। और एसी जॉइंट जो है उस पर कितनी रोटेशन होती है? दैट इज 15 टू 20 डिग्री। सही है। ये सिर्फ हमने अपवर्ड रोटेशन की बात की कि इसमें एसी जॉइंट की क्या कंट्रीब्यूशन होती है। सही है। अच्छा, इस एससी जॉइंट जो है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, उस पे क्लेविकल जो है वो रिट्रैक्ट भी होता है, दैट इज 20 टू 30 डिग्री, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एससी जॉइंट जो है वो इंटरनली रोटेट होता है, दैट इज 10 टू 15 डिग्री। सो ये जो है somehow अपोजिट मूवमेंट्स है एक दूसरे के। लाइक प्रोट्रैक्शन में आप देखिए स्कैपुला पीछे की तरफ आ रहा है। सही है। और इंटरनल रोटेशन में आप देखिए स्कैपुला जो है वो हमारा ज्यादातर इंटीरियर इंटीरियर मीडियली आता है। सो ये थोड़ी सी अपोजिट मूवमेंट्स है। सो इस वजह से ये जो है ये क्या करती है कि ऑफसेट करती है अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्कैपुलोथोरैसिक एक्सटर्नल। ऐसी जॉइंट इंटरनल रोटेशन ऑफसेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्कैपुलोथोरैसिक एक्सटर्नल रोटेशन। सही है। रिट्रैक्शन जो है वो सम एक्सटर्नल रोटेशन है और एसी पे इंटरनल रोटेशन होती है। सही है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को अपोज करती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है। तो इस वजह से जो है स्केपुला पे ज्यादा एक्सटर्नल रोटेशन भी नहीं होती और इंटरनल रोटेशन भी नहीं होती। सही है। The magnitude of AC internal rotation can be expected to differ with variation in scapular resting position, rib cage configuration, and muscle dynamics. सही है। ऐसी इंटरनल रोटेशन कितनी होती है? दैट इज 10 टू 15 डिग्री, लेकिन ये जो है वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू स्केपुला की रेस्टिंग पोजीशन क्या है, रिब केज हमारा किस तरह है, एंड हमारे मसल किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। सही है। लेकिन बाकी जो जनरल जो पैटर्न है वो यही होता है कि एसी रिट्रैक्शन तो करता है, लेकिन उसको अपोज करता है हमारा क्लैविकल जो है वो रिट्रैक्शन तो करता है, लेकिन उसको अपोज करता है हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। सही है। ओके, सो फाइनल कंपोनेंट जो है दैट इज पोस्टीरियर टिल्टिंग। बाकी जो है अपवर्ड रोटेशन
अपवर्ड रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन की हमने बात की, सिर्फ रह गया पोस्टीरियर टिल्टिंग। सो पोस्टीरियर टिल्टिंग में जो although about one third, that is about 10 degree of AC posterior rotation of the clavicle will couple with scapulothoracic posterior tilting। हमने बात की ना कि पोस्टीरियर रोटेशन जो है उसका कुछ पोर्शन यूज होता है एंड अपवर्ड रोटेशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्लेविकल पे पोस्टीरियर रोटेशन होती है ना, दैट इज अबाउट 30 to 50 डिग्री, लेकिन उसमें से 20 डिग्री यूज होता है एंड अपवर्ड रोटेशन। सही है। सो बाकी कहाँ पे यूज होता है? सो बाकी की जो पोस्टीरियर रोटेशन है, जो 10 डिग्री पोस्टीरियर रोटेशन है, वो कहाँ पे यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग। सही है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि एलिवेशन का जो है कुछ जो 3 डिग्री था वो यूज हो रहा था एंड अपवर्ड रोटेशन। सो बाकी का जो 6 डिग्री है वो कहाँ पे यूज हो रहा है? दैट इज यूज्ड इन इंटीरियर टिल्टिंग। सही है। सो पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड इंटीरियर टिल्टिंग दोनों की अपोजिट मूवमेंट्स है। सो इस वजह से वो ऑफसेट करती है एक दूसरे को, अपोज करती है एक दूसरे को, और जो है सिर्फ थोड़ी बहुत जो है पोस्टीरियर टिल्टिंग प्रोड्यूस हो जाती है। सही है। क्योंकि पोस्टीरियर टिल्टिंग वाला कंपोनेंट दैट इज 10 डिग्री और इंटीरियर टिल्टिंग वाला कंपोनेंट इज 6 डिग्री, तो वो कम है। सो इस वजह से पोस्टीरियर टिल्टिंग अपोज तो हो जाती है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये जो है इंटीरियर टिल्टिंग वाला कंपोनेंट कम है। तो पोस्टीरियर टिल्टिंग आखिरकार हो ही जाती है। सही है। Scapulothoracic posterior tilting during elevation of arm average 20 degree or more। So finally जो posterior tilting होती है कितनी होती है? 20 डिग्री या इससे थोड़ी सी ज्यादा। सही है। सो पोस्टीरियर टिल्टिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक एससी का क्लेविकल की पोस्टीरियर रोटेशन है, एक कंपोनेंट ये हो गया। मैं इसको जरा स्क्रीन को रिमूव कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, पोस्टीरियर टिल्टिंग में दो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। एक पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ द क्लेविकल है, दूसरा जो है एलिवेशन ऑफ द क्लेविकल है। सही है। दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? उसको पोस्टीरियरली टिल्ट कर रहा है। सही है। दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है? उसको इंटीरियरली टिल्ट कर रहा है। सही है। लेकिन जो पोस्टीरियर टिल्टिंग वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा है देन इंटीरियर टिल्टिंग वाला। सो आखिरकार क्या होगी? पोस्टीरियर टिल्टिंग ही होगी। अपोज करेगी एक दूसरे को लेकिन फाइनली पोस्टीरियर टिल्टिंग ही होगी। सही है। और पोस्टीरियर टिल्टिंग की रेंज कितनी है? दैट इज अबाउट 20 डिग्री और मोर। सही है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है कि थोड़ा सा मुश्किल है, आई नो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो चूंकि हम अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला की बात कर रहे हैं, सो कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं अपवर्ड रोटेशन? सो अपवर्ड रोटेशन जो है दैट इज प्राइमरीली प्रोडक्शन ऑफ सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस। दोनों जो है एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करते हैं। ट्रैप्स का जो पोर्शन है जो मेनली यूज होता है दैट इज द अपर ट्रैप। ट्रेपेजियस को हम तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक इसका अपर पोर्शन होता है ये वाला। सही है। दूसरा इसका ये पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल ट्रैप। सही है। और तीसरा जो है ये वाला होता है जो लोअर ट्रैप है। सो अपर ट्रैप जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। क्योंकि ट्रेपेजियस जो है वो अटैच होता है ऑन द क्लेविकल। ये यहाँ पे देखिए जो व्हाइट सा नजर आ रहे हैं ना, ये पूरा क्लेविकल है हमारा। सही है। और ये यहाँ तक क्लेविकल है, फिर एक्रोमियन होता है, ये जो है पीछे वाला जो नजर आ रही है स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। सो ट्रैप्स का जो अपर ट्रैप्स का पोर्शन है वो क्लेविकल पे अटैच होता है। सो इस वजह से वो क्लेविकल की एलिवेशन करता है और क्लेविकल एलिवेशन जो जिनकी यूज होती है एंड अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। सो इस वजह से जो है ट्रेपेजियस इनडायरेक्टली क्या करता है? स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन। सही है। इसके अलावा ये जो है एससी जॉइंट की रिट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। सेरेटस एंटीरियर जो है ये वाला मसल है जो कि स्कैपुला और हमारी रिब केज के बिल्कुल बीच में होता है। सही है। ये जो है कंबाइंड क्लेविकुलर एंड स्कैपुलर मोशन करता है और ये जो है अटैच होता है स्कैपुला पे। तो इस वजह से ये स्कैपुला की मोशन भी करवाता है और जब स्कैपुला मूव होता है तो क्लेविकल के साथ में मूव होता है। अच्छा, लेकिन लोअर जो ट्रैप्स है ये इसका कंपोनेंट भी होता है अपवर्ड रोटेशन में, लेकिन जो सेरेटस एंटीरियर का जो कंपोनेंट है ना वो ज्यादा बड़ा है देन द ट्रैप्स। मतलब कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है। सॉरी, सेरेटस एंटीरियर की कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है देन ट्रैप्स एंड अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला। सही है।
अच्छा जी, अगर सेरेटस एंटीरियर आइसोलेटेडली ये मूव करता, मतलब अगर ट्रेपीजियस ना होता, तो ये क्या करता कि अपवर्ड रोटेशन की बजाय जो है ये लेटरल ट्रांसलेशन ऑफ स्कैपुला ज्यादा करता। अपवर्ड रोटेशन ये डायरेक्शन होता है कि ये अपवर्ड रोटेशन को शो करती है ना। लेटरल ट्रांसलेशन क्या होती है कि ये बिल्कुल ऐसे जाता है स्कैपुला हमारा, अगर सिर्फ सेरेटस एंटीरियर होता, क्योंकि इसकी एनाटमी ऐसी ना, आप यहाँ पे देखें, तो ये क्या करता है, स्कैपुला को लैटरली ट्रांसलेट करता है, सही है। लेकिन ट्रेपेजियस क्योंकि मौजूद है, तो वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा मीडियल साइड पे, यहाँ पे आप देखिए, तो स्कैपुला की मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, तो वो स्कैपुला को क्या करता है, लेटरल ट्रांसलेशन को वो प्रिवेंट करता है, और उस वजह से जो है सेरेटस इंटीरियर का लेटरल ट्रांसलेटरी कंपोनेंट जो है वो अपोज हो जाता है, और वो जो है ज्यादातर इफेक्ट कहाँ पे उसके प्रोड्यूस होता है, इन अपवर्ड रोटेशन ऑफ बाय द सेरेटस इंटीरियर, सही है। तो सेरेटस इंटीरियर जो है फिर सिर्फ स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन करता है, लेटरल ट्रांसलेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको अपोज करता है ट्रेपेजियस। सो मिडल एंड लोअर ट्रैप्स जो है ये क्या करता है कि इनका जो फंक्शन होता है ना, वो स्टेबलाइज करते हैं स्कैपुला को थोरैक्स के साथ, सही है, ताकि स्कैपुला जो है वो बिल्कुल इन कांटेक्ट रहे विद द थोरैक्स। इसमें लोअर एंड मिडल सेरेटस इंटीरियर क्या करते हैं कि स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन करवाते हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं, सही है। सो जब भी ये मसल पैरालाइज होगा, जब भी ये मसल वीक होगा, सो उसकी वजह से क्या होगा कि ना तो प्रोट्रैक्शन होगी, ना जो है एक्सटर्नल रोटेशन होगी। सो इसके बजाय कौन सी मूवमेंट्स होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, इंटीरियर टिल्टिंग होगी, और उसको हम क्या कहते हैं, और जब स्कैपुला की इंटरनल रोटेशन होती है, यहाँ पे आप देखिए ये इंटरनल रोटेशन है, सही है, ये वाला साइड जो है ये एक्सटर्नली रोटेटेड है। तो जब इंटरनल रोटेशन होगी और इंटीरियर टिल्टिंग होगी, मतलब इस तरह आगे की तरफ एक्रोमेन जाएगा, और इंफीरियर एंगल जो है वो ज्यादा बाहर की तरफ निकलेगा। सो इंटीरियर टिल्टिंग भी होगी, इंटरनल रोटेशन भी होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कैपुलर विंगिंग। स्कैपुलर विंगिंग किस वजह से होती है, सेरेटस एंटीरियर की पैरालिसिस की वजह से, या सेरेटस एंटीरियर की वीकनेस की वजह से, सही है। अच्छा, इसमें और लोअर सेरेटस एंटीरियर जो है वो पोस्टीरियर टिल्टिंग में भी हेल्प करता है, सही है। सो जब लोअर सेरेटस एंटीरियर की पैरालिसिस होगी, सो इस वजह से इसमें इंटीरियर टिल्टिंग हो जाएगी, सही है। अच्छा, मिडल एंड लोअर ट्रैप्स भी एक्सटर्नल रोटेशन में थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फंक्शन होता है वो सेरेटस इंटीरियर का होता है। सो जब भी सेरेटस इंटीरियर वीक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, इसके अलावा जो है इंटीरियर टिल्टिंग होगी, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्कैपुलर विंगिंग, सही है। इसको ये जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये जो है विंग स्कैपुला है, सही है। अच्छा, ओके, स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन। अब ऐसी जॉइंट जी जॉइंट जो है ये सारे जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और मोशन जो है वो हमें ज्यादा मोशन जो है हमें ग्रेट मोशन प्रोवाइड होती है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन टू एनी जॉइंट, सही है। लेकिन अगर किसी भी जॉइंट को कोई भी मसला होगा, तो उसकी वजह से हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छे से, तो स्केपुलर ह्यूमरल रिदम जो है वो उसमें अल्ट्रेशन आएगी अगर एक भी जॉइंट खराब होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके साथ स्केपुलोथोरेसिक रेंज जो है वो भी खराब हो, लेकिन जीएच जॉइंट की जो मूवमेंट होती है उसमें एबनॉर्मेलिटी जरूर आएगी। The ratio of movement is no longer consistent because the body will likely recruit a remaining motion at other joint. For example, इस बात का मतलब ये है कि अगर AC joint जो है वो stiff हो गया, so अब जो है 120 डिग्री की एलिवेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, SC joint एंड GH joint, सही है। so सारा जो फोर्स होता है, सारा जो वर्क होता है वो कहाँ पे आता है, SC एंड AC joint, सॉरी SC एंड ग्रीनह्यूमरल जॉइंट पे, सही है। तो अब जो है अगर ये सिर्फ दो जॉइंट ज्यादातर काम करेंगे, तो उनमें क्या होगा, उनमें वेयर टियर ज्यादा होगा, उनमें इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, सही है। As the restriction of motion at any one joint, so hypermobility and reduced stability and the remaining articulation, सही है। अब किसी भी जॉइंट को अगर आप ज्यादा यूज करते हैं ना, तो वो हाइपर मोबाइल होता है, अगर आप किसी जॉइंट को कम यूज करते हैं तो वो हाइपो मोबाइल हो जाता है। सो अगर एक भी जॉइंट हाइपो मोबाइल हो गया, तो बाकी जॉइंट जो है वो ज्यादा काम करेंगे, और इस वजह से वो हाइपर मोबाइल होंगे, और उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो इनस्टेबल हो जाएगी, सही है। तो इस वजह से जीएच जॉइंट, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट और एसी जॉइंट जो है सबको अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो करनी होती है, ताकि हमें जो है सही रेंज प्रोवाइड हो, हमें सही स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, सही है। ओके, थैंक यू, यहाँ तक था हमारा टॉपिक।